छोटी और आपका आज वीडियो स्वागत है। और भाई आज हम लोग देखने जा रहे हैं के मोहम्मद सर के पॉडकास्ट का लास्ट एपिसोड। तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। इनके चैनल को व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो तो चलिए देख करें। लेते हैं ये वीडियो। अभी फिर से पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। तो सर अब फिर से कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करेंगे। जरूर। आपके जितने भी पॉडकास्ट मैंने देखे अच्छा। हमेशा आपको अयोध्या इशू के बारे में पूछा जाता Yes, है। yes, yes, आप yes. एक बहुत की फिगर थे उस पूरे स्टोरी में। ये उस पूरी कहानी को प्लीज समझाइए आपके पर्सपेक्टिव के थ्रू। पहले आप छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए। हमारे काफी सारे कॉलेज लिसनर्स हैं, स्कूल लिसनर्स हैं जो न्यूज कम Yeah. देखते हैं। अच्छा। तो एकदम 101 से एकदम बेसिक लेवल पर, ABC लेवल पर आकर समझाइए कि इशू क्या था, अच्छा। आपका रोल क्या था अच्छा। और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। अच्छा। अच्छा। बताइए सर। वो 1976-77 में हम लोग एक्सकवेशन के लिए गए वहाँ अयोध्या में। जो द डायरेक्टर ऑफ एक्सकवेशन वाज प्रोफेसर बीबी लाल, जो जाने माने हुए जो एक्सकवेटर है, उन्हीं के अंडर में था। एंड वी वर फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी। तो जब वहाँ जाके देखा तो हम लोगों का जो रहने की इंतज़ाम जो किया था वो बिल्कुल एकदम जो कंट्रोवर्शियल मस्जिद था उसके एकदम सामने था। तो रात भर जो लोग आ रहे, दिन भर लोग आ रहे, तो खैर तो बहुत हुजूम आते थे वहाँ। जो लोगों का जो एक फरवर था लोगों का आने का, रामलला को एक बार जो देखने का जो वो था। तो जब भी एक्सकवेशन करते हम लोग, एक्सकवेशन के पहले जो हम लोग जो एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, उसको कंटेक्चुअलाइज करने के लिए जो हम खोदने जा रहे हैं उसके चारों तरफ क्या चीज़ मिलने जा रहे हैं। तो हम लोग जो अंदर जाने के लिए, मस्जिद के अंदर जाने के लिए कोशिश किया। तो वहाँ एक पुलिस वाला, तो उन्होंने कहा ये बंदे ये खोल नहीं सकते। तो हम लोगों ने कहा कि हमको इन कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं, हम तो खुदाई करने वाले हैं। तो उन्होंने ओपन कर लिया। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो मंदिर के पिलर्स थे। तो सवाल ये आ जाते हैं, ये आप कैसे कहेंगे ये मंदिर का पिलर है, मस्जिद का पिलर है या गिरजाघर का पिलर है। तो हम लोगों को जो प्रिसाइसली उसी के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, उसमें हम ये भी बता पाएंगे कि अप्रॉक्सीमेटली ये कितने साल पुराना है, ये 1200 बी का है या 1300 का है या 1400 का। थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बता पाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइलिस्टिक डेटिंग कहते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने जब डेटिंग करने के लिए देख कोशिश किया तो 12th सेंचुरी की लगा कि हम लोग 12th सेंचुरी का AD का, नॉट BC का है करके। फिर प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने उसके पीछे के साइड में, जो मस्जिद का जो महराब, वेस्टर्न साइड में महराब रहते उसके पीछे के साइड जब एक्सकवेशन किया तो पिलर बेसिस मिल गया। यहाँ तो पूरा पिलर मिला था, वो पिलर बेसिस बाहर में मिला। एंड देन सदर्न साइड में जब एक्सकवेशन किया वहाँ पर भी मिला। और ये पिलर बेसिस जितने भी है, वो पिलर को आगे वाले पिलर जो है उसको खड़े करने के लिए था। यू हैव टू हैव ए फर्म ग्राउंड फॉर दैट वन। फिर वहाँ से बहुत सारे जो मूर्तियाँ मिलना शुरू हुआ, टेराकोटा का मूर्तियाँ मिल गया। तो अगर वो नीचे से, मस्जिद के नीचे के एरिया से, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज़ करके ये मस्जिद बनाया। लेकिन इट वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इश्यू एट दैट टाइम, 1976-77 में। लेकिन 1998 होते हुए ही ये एक बहुत बड़ा, 1988 आते ही ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया। बजरंग दल आ गया, VHP आ गया, बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग जो काफ़ी हावी हो गए, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस। अचानक से क्यों 1988 में हुआ? वो तब तक जो ये एक टेम्पल मूवमेंट शुरू हो गया था। ओके। जो VHP ने शुरू किया है, तो उसमें कुछ नॉन आर्कियोलॉजिस्ट, दैट इज़ हिस्टोरियन, वो आके फिर आर्कियोलॉजी के बारे में ओपिनियन देना शुरू कर दिया। दैट वाज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इरफान हबीब ग्रुप। JNU के कुछ हिस्टोरियंस आके कहा कि प्रोफेसर लाल ने वहाँ एक्सकेवेशन किया है,
लेकिन उनको मंदिर का एसोसिएटेड कोई भी मटेरियल नहीं मिला करके उन लोगों ने एक स्टेटमेंट पहले ही दे दिया, वो आउटस्मार्ट करने के लिए, प्रोफेसर लाल साहब को आउटस्मार्ट करने के लिए। अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट इतना ज़्यादा जो ना टॉकेटिव नहीं होते, वो प्रेस में जाते नहीं हैं, लेकिन ये सारे जो ना टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, नॉट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये सब हिस्टोरियंस थे। उसमें सिर्फ एक ही आदमी जो ना थोड़ा सा आर्कियोलॉजी के बारे में जानते थे। तो उसमें प्रोफेसर लाल साहब को फिर अपने को डिफेंड करना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने इसके वेट किया और उसमें बहुत सारे मंदिर के एसोसिएटेड चीज़ें भी मिली है, एंड वी हैव ऑल्सो गॉट टेम्पल पिलर्स ऑल्सो। तो उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने तो बोल दिया। लेकिन आई वॉज एट दैट टाइम इन मद्रास में काम कर रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट था, और मैंने एक स्टेटमेंट जो न दे दिया है, जो देना नहीं चाहिए था उस टाइम में भी, ख़तरनाक है। तो मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने वहाँ एक्सकवेशन में उनको जो ना बहुत सारे मंदिर के अवशेष मिला है, एंड आई वॉज ए विटनेस टू दैट वन, क्योंकि मैं ही आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकवेशन, एंड आई हैव सीन द होल थिंग विथ माई ओन आइज, एंड दैट वॉज माई स्टेटमेंट। उसमें मैंने एक चीज़ और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज़ एज इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स, फॉर हिंदूज, दिस इज़ एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज as Makkah and Medina are for Muslims. Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. That was also my statement. So, obviously, I am a government servant, I should not have given. Number two, it was against the whole Muslim communities, जो ना वो पूरा उस टाइम में पूरी पावरफुल था, उन्हीं के खिलाफ था। ऑब्वियसली मेरे ख़िलाफ़ जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना, एंड स्पेशली कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने बहुत ज़्यादा जो है ना, उन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ जो है ना बात करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रेस में देने की हिम्मत किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकवेशन। इन लोगों में से कोई भी वो साइट में एक्सकवेशन के टाइम में आया नहीं था, कोई भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। आई थिंक आपका इंटेंट एकदम साफ था, बहुत साफ था, बहुत साफ था। पर जो मैच्योरिटी आपके दिल में अब है, हाँ। उस मैच्योरिटी के साथ अगर आपने तब डिसीजन ली होती तो शायद आप खुल के ये नहीं कहते। नहीं, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा तो खैर तो वो आप जो ना इतना खुल के बात नहीं कर पाएंगे। जी, आई वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट। आपकी एज क्या थी तब? कौन सी? तब क्या एज थी आपकी? 39 ऐसे कुछ होगा। ओके, बट आप रिग्रेट करते हो वो डिसीजन को? नहीं, दैट वाज ए राइट डिसीजन। रिग्रेट नहीं करता हूँ मैं। बट आपको मुश्किलों को झेलना पड़ा? ये झेलना पड़ा तो जेल अब भी झेलता हूँ, झेलना पड़ा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, अभी भी झेलते हो? अब भी झेलता हूँ, बिकॉज यू नो इट इज़ फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। इसी तरीके से जो नो एक ओपिनियन कहना, दैट इज़ वेरी डेंजरस। स्पेशली मैं जिस जगह से आता हूँ, ये कैलिकट शहर है, वहाँ तक तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, एंड स्पेशली देयर इज़ ए स्मॉल टाउन दैट इज़ नोन एज कुडवली। वहाँ तो कई इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिव है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। एंड मेरा कंडीशन जो ना आफ्टर द कमिंग ऑफ दिस जजमेंट आने के बाद जो ना बहुत ही, आई मीन इट वॉज वेरी दिस वन, आई मीन डेंजरस सिचुएशन था। ओके, डेंजरस सिचुएशन इतना था कि किसी भी टाइम में जो ना कुछ भी हो सकता था। ओके, लेकिन आई कुड सर्वाइव इट नॉट बिकॉज द सपोर्ट ऑफ दिस बीजेपी एंड RSS। उन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं दिया। हाँ, नहीं सपोर्ट नहीं दी, बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया। सो आई हैड टू फ्ली फ्रॉम कैलिकट टू, कुछ दिन बिहार जाके रहना पड़ा, कुछ दिन भोपाल, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं काम करता था, कुछ दिन गोवा जाके किया है, कुछ और जगह पे जाके then I had to take asylum। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं गवर्नमेंट एजेंट का भी नहीं था, अभी भी मैं खुल के इनके खिलाफ बात करता हूँ, बीजेपी के खिलाफ खुल के बात करता हूँ। अभी आपके सामने ही बात किया है, कोई गवर्नमेंट एजेंट नहीं, जो हालात थे, रियलिटी है, उसी की बात करता हूँ। क्योंकि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए था, उस टाइम में ही छोड़ देना चाहिए था। अगर छोड़ दिया होता, द होल इंडियन एटमॉस्फेयर जो है ना, जो रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटीज़, वो बहुत अच्छा होता। वो इसलिए छोड़ना चाहिए था। मुसलमानों के लिए तो सिर्फ एक मस्जिद है, लेकिन हिंदू के लिए सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, एक मंदिर नहीं है, पूरा हिंदुइज़्म का दार मदार है ये।
तो मुसलमानों के लिए अगर प्रॉफिट मोहम्मद से अगर कोई रिलेशन इस मस्जिद को होता तो फिर मैं भी ये कहता कि जो ना मैं भी आपके साथ हूँ, या कोई औलिया किराम जैसे सलीम चिश्ती है या निज़ामुद्दीन औलिया है या अजमेर की शही है, इन लोगों से भी कोई ताल्लुक़ होता तो मैं भी उन्हीं के सामने साथ खड़े हो जाता। क्यों? फॉर दम इट इज़ ए सिंपल मॉस्क। और वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत कम है, मैं जानता हूँ, मैं क्योंकि 2 महीने तक वहाँ रह चुका हूँ, तो आराम से छोड़ सकता था और छोड़ना चाहिए था। लेकिन उनको बरगलाया, मुसलमान काफ़ी लोग सोच भी रहे थे छोड़ने के लिए, काफ़ी लोग जो डिस्कशन भी चल रहे थे, लेकिन उनको बरगलाया यही कम्युनिस्ट हिस्टोरियन इरफान हबीब एंड JNU के कुछ लोगों ने। दैट क्रिएटेड द होल प्रॉब्लम। उनकी इंटेंशंस क्या थी इरफान सर की? इरफान हबीब जो ना, ही जस्ट वांटेड टू टेक पॉलिटिकल एडवांटेज आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि वो ICHR का चेयरमैन और बाकी सारी चीज़ें ICHR को, फिर जो ना उनको एक्सटेंशन चाहिए था, इस तरीके के जो ना वो चीज़ें करते रहते हैं। तो दैट वाज देयर एडवांटेज। पूरा हिस्ट्री ICHR जो ना उनके अंडर में ही रहना चाहिए, दैट वाज देयर दिस वन। अदरवाइज जो ना वो कुछ और चीज़ें नहीं है। लेकिन उससे जो ना कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को एंड इंडिया एज ए होल नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, जो अब जो है फिलअप करना बड़ा मुश्किल है। इतना ज़्यादा जो है कम्युनिटीज़ अलग अलग हिस्से में बट गया। आई वॉन्ट टू नो कि जनरली आपके जितने भी मुस्लिम रिलेटिव्स हैं या मुस्लिम दोस्त हैं जिनके साथ आप पले बड़े बेसिकली, उनका क्या मानना है आपके ओपिनियंस को लेकर? वो लोग जो ना, बहुत सारे लोग जो ना मेरे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जो ना PFI जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके जो आजकल जो बैन किया हुआ है, उसके भी मेंबर्स से हम लोग जो ना मदरसा में एक साथ थे, स्कूल में वो मेरे एक साल ऊपर थे। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए माई कंडीशन वॉज वेरी डेंजरस। आई कम फ्रॉम दैट, नॉट ओनली फ्रॉम दैट कम्युनिटी, फ्रॉम दैट एरिया ऑल्सो। लेकिन जिस तरीके से मुझे प्रोटेक्शन इन लोगों को BJP और RSS को देना चाहिए था, उन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया। बाद में बहुत दिनों के बाद उन लोगों ने कहा वो मुझे अहमदाबाद में शिफ्ट करने के लिए तैयार है। तब तक उनका नीयत मुझे बहुत साफ मालूम हो गया था कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। तो मैंने कहा कि फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है करके मना। लेकिन ये मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट जो ना 3 साल तक जो ना मुझे पुलिस का प्रोटेक्शन दिया। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो? नहीं, मैं BJP और RSS की बात कर रहा हूँ। मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट, मार्क्सिस्ट पार्टी जो है, जिनको मैंने वो बहुत अपोज किया था, उन लोगों ने, क्योंकि केरला में जो मार्क्सिस्ट पार्टी था, रूलिंग पार्टी मार्क्सिस्ट था, उन लोगों ने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया 3 साल तक। मैं बाहर बहुत कम निकलता था। प्रोटेक्शन उन्हीं लोगों का है, इन लोगों का नहीं है। ओके। 1988 में आपने ये स्टेटमेंट दी, या am I right? या अभी मैं आप नहीं, 1988 में, 1990 15 दिसंबर ओके, ये स्टेटमेंट जो अखबार इंडियन एक्सप्रेस में आया था। 1990 से 2023 तक 2 कहानियों के बारे में बताइए। 1976 से 1977 से मैं आपको 1990 से पूछ रहा हूँ। 19 मतलब अच्छा, ये हाँ, अच्छा 2 कहानी बताइए। अच्छा। पहली कहानी कि अयोध्या इशू पैन आउट कैसे हुआ, या जो स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन है, कॉलेज स्टूडेंट्स है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अच्छा। जिनका जन्म 2005 के बाद हुआ है, अच्छा वो जानते ही नहीं कि क्या हुआ है अयोध्या इशू को लेकर। ठीक है, तो पहली कहानी ये समझाइए क्या हुआ फिर, क्योंकि तब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच बहुत बड़ी दरार आ गई। क्या? और दूसरी कहानी खुद के पर्सपेक्टिव से सुनाइए कि आपकी लाइफ कैसे बदल गई। नहीं, मेरी लाइफ जो है, फिर मैं बाहर निकल नहीं सकता था क्योंकि डेंजरस था कि बाहर निकलना। एंड आई वॉज लिविंग इन कैलिकट ओनली, क्योंकि मैं अपनी टाउनशिप पे वहाँ से आके, कैलिकट इज़ ए बिगर टाउन, वहाँ थोड़ा सा और चीज़ें जो ना बड़ा है, तो मैं कैलिकट आके रहा। लेकिन वहाँ से भी मैं घर के बाहर बहुत कम निकलता था। एंड देयर वॉज पुलिस, और जब भी मैं जाता था तब पुलिस मेरे साथ आया करते थे। बाई दैट टाइम कोविड जो ना आ गया, तो पूरा दुनिया जो ना, कोविड जो ना पूरा दुनिया के लिए तो खैर तो एक बहुत बड़ा मारामारी था।
लेकिन इन ए वे दैट वाज सेफर फॉर मी, क्योंकि फिर जो ना लोग बाहर निकल नहीं सकता था और पूरे की पूरा नरेशन जो ना फिर बदल गया। ऑलमोस्ट फॉर 2 years जो ना पूरा दुनिया डेड हो गया। इसी वजह से मैं बच गया, वरना आज ये कहानी आपसे कहने के लिए मैं नहीं होता। मर्डर का अटेम्प्ट हुआ आपका? मर्डर का अटैक नहीं था, लेकिन वो वहाँ सब कुछ हो सकता था। ओके। कोई इस तरीके की, क्योंकि पुलिस हमारा साथ था, तो इसीलिए जो ना बच गया। एंड बाय दैट टाइम कोविड भी आ गया, इसीलिए चीज़ें जो ना बदल गया। मतलब फील हो पूरा रहा है। अयोध्या इशू समझाइए, क्या हुआ 1990 के बाद? 1990 के बाद जो ना फिर दोबारा जो एक्सकवेशन हुआ है, क्योंकि उसमें डिस्कशन ये चल रहा था, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि वहाँ इसकी इसमें अयोध्या का एसोसिएटेड, मंदिर का एसोसिएटेड कोई चीज़ मिला नहीं। ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस का कहना था। आर्कियोलॉजिस्ट ये कह रहे थे कि नहीं, वहाँ से बहुत अवशेष मिला है, मंदिर से एसोसिएटेड चीज़ें मिली है, और वो भी मस्जिद के नीचे है। दिस वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। वो हिस्टोरियंस का बेसिस क्या था? उनको कोई बेसिस नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने प्रोफेसर लाल साहब को कोट करते हुए कहा, लाल साहब ने वहाँ एक्सकेवेशन किया है, उनको मंदिर से कोई अवशेष नहीं मिला। लाल साहब को फिर जो ना, क्योंकि लाल साहब जो ना ज़्यादा प्रेस स्टेटमेंट वगैरह देते नहीं थे, उन्होंने को प्रेस स्टेटमेंट देना पड़ा, नहीं हम लोगों को मिला है और जो ना बहुत सारे अवशेष मिला है करके ही गेव अ प्रेस स्टेटमेंट। उनको सपोर्ट करते हुए मैंने फिर इंडियन एक्सप्रेस में ये दिया, मैं उसी में पार्टिसिपेट किया था। लाल साहब का कहना सही है, और वो दूसरे लोगों ने वहाँ देखा भी नहीं है, एक्सकवेशन देखा भी नहीं है, और इस तरीके से उनको ओपिनियन कहना नहीं चाहिए था। और मैंने शो के थ्रू ये जाना है कि आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा एविडेंस बेस्ड होते हैं, यस, कभी कभी हिस्टोरियंस नैरेटिव बेस्ड होते हैं। यस, शो पर भी कुछ हिस्टोरियंस आए जो नैरेटिव बेस्ड हैं। बिल्कुल, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। बिल्कुल। हमें आर्कियोलॉजिस्ट को जब तक आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे तब तक आप बोलेंगे नहीं। ये आपकी ट्रेनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी हिस्सा जरूरी हिस्सा है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा एविडेंस के थ्रू बात करेंगे। एविडेंस की बात है। ओके। और इंटरप्रिटेशन, वो लोग सिर्फ इंटरप्रिटेशन करते हैं, और वो भी कोई ज़रूरी नहीं उनके लिए जो ना इंटरप्रिटेशन के लिए उनको एविडेंस पास आए, वो कोई ज़रूरी नहीं। हिस्टोरियन के लिए तो ये चल रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है, एक ग्रुप कहते हैं है, दूसरा ग्रुप कहते हैं नहीं है, तो व्हाई कांट वी डू ए सेकंड एक्सकवेशन। तो वो सेकंड एक्सकवेशन बाद में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया, तो वो सेकंड एक्सकवेशन हुआ। तो दैट वाज अंडर प्रोफेसर डॉक्टर B.R. मणि, एंड ही इज़ एन एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट, एमिनेंट हिस्टोरियन, आजकल नेशनल म्यूजियम का डायरेक्टर जनरल भी है, एंड वेरी 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 प्रिसाइसली एंड कंसाइसली एक्सकेवेट करते हैं। तब इसको रोकने के लिए, वो एक्सकेवेशन रोकने के लिए इन लोगों ने बहुत कोशिश किया। इरफान हबीब एंड ग्रुप बहुत कोशिश किया, मुझे भी अप्रोच किया था उन लोगों ने किसी भी तरीके से रुकवाने के लिए। तो मैंने कहा था भी कोई रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इट इज़ ए डायरेक्शन फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आपको क्यों कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे वो? नहीं, कन्विंस करने के लिए नहीं, मुझे जो ना इसमें इंटरवेन करके इसको एक्सकेवेशन को, दोबारा एक्सकेवेशन को रोकने के लिए। उन लोगों को तो पता हो गया था कि एक्सकेवेशन, मैंने भी पहले उनके लोगों से, सैयद शहाबुद्दीन उस ज़माने में जो है इसका जो ना बहुत बड़ा स्पीकर था, मैंने उनसे कहा था सर दोबारा एक्सकेवेशन मत करवाइए, इसको आप जो है ना गिफ्ट कर दीजिए इस लैंड को। दोबारा अगर आप एक्सकेवेशन करवाएंगे फिर बहुत सारी चीज़ें और निकल आएगा। ये उन्होंने मुझे पटना में, उस टाइम में मैं पटना में पोस्टर था, मुझे बुलाया भी था उन्होंने, तो मैं जाके उनसे बात भी किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो जो इरफान हबीब के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। जब दोबारा एक्सकवेशन किया, हम लोगों को जो ना पहले 12 पिलर्स मिले थे, मोर देन 50 पिलर्स की जो ना बेसिस मिल गया नीचे से, मोर देन 50 पिलर्स, एंड दैट टू इन 17 रोज में, 17 रोज में पूरे की पूरा मिला। और उसके बाद जो ना फिर बहुत सारे जो ना टेराकोटा, दिस वन आई मीन आइडल्स मिले वहाँ से, एंड देन एक इंस्क्रिप्शन, वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था, वो जो मस्जिद तोड़ा तो उसी टाइम की ही, एंड दैट इज़ इन 20 लाइन्स का एक इंस्क्रिप्शन है। उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है, दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु,
who has killed 10-headed person. वो 10-headed person कौन है? रावण. And who had killed Bali? Who is that? Okay, राम जी. राम, श्री राम. तो ये सब इंस्क्रिप्शन मिल गया. फिर वो प्रणाला मिल गया. प्रणाला क्या है? जो गर्भगृह का मंदिर में उसमें जो अभिषेक जल निकालने के लिए. सही. एंड दैट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्थर्न साइड. तो वो मकर प्रणाला कहते हैं क्योंकि क्रोकोडाइल हेड होगा उसका. क्रोकोडाइल का मतलब ये है कि वो दैट रिप्रेजेंट्स दिस वन रिवर गंगा. तो वो मकर प्रणाला मिला. सही. अब ये बताइए कोई मस्जिद से आपको जो मकर प्रणाला मिल सकते? नहीं मिल सकते. सिंबल, बहुत सिंपल चीज़ें हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे एविडेंसेस मिल गया. इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड कम टू द डिसीजन दैट देयर वाज ए ह्यूज टेम्पल बिफोर द मॉस्क एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए वेरी गुड दिस वन ऑल्सो जजमेंट ऑल्सो. इतना अच्छा जजमेंट मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उम्मीद नहीं कर रहा था. आपकी लाइफ कैसे बदली है? मेरी लाइफ से जो ना ये मैंने जब भी इस तरीके के जो ना मौका मिलता है, यू हैव टू बी वन थिंग, आपको सच रहना चाहिए एंड योर इंटेंशन शुड बी वेरी प्योर. हम लोग जो ना देश के लिए काम करते हैं एंड आवर इंटेंशन इज ओनली द कंट्री, नॉट दिस पार्टी और दैट पार्टी. ये नहीं हमारा. तो इसलिए जो ना हमारा जो ना हर एक मौका जब भी अपोजिशन आते थे, प्रॉब्लम्स आते थे, मैं हमेशा ये सोचा करता था ये तूफान आपको उठाने के लिए. तो फॉर मी इट हैड नो प्रॉब्लम. मुस्लिम कम्युनिटी में इस इशू को लेकर सेंटिमेंट क्या है अब? मुस्लिम में काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये ना एक मसला हल हो गया एंड दे आर वेरी हैप्पी. मुस्लिम में ना एक मसला हल हो गया, अब इसको दोबारा उठाना नहीं चाहिए. उठाने के लिए मार्क्सिस्ट ग्रुप ने काफ़ी कोशिश किया था लेकिन वो फेल हो गया. तो इन लोगों का भी वही है कि ये दोबारा उठाना नहीं चाहिए. यही है व्हाट मुस्लिम कम्युनिटी थिंक्स. ओके. क्योंकि पता है बहुत सारे जो एक्सट्रीम राइट वाले हिंदूज हैं वो ये मानते हैं कि इस इशू को लेकर सारे मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, बट दैट्स नॉट ट्रू. नो, इट्स नॉट ट्रू. इट इज़ नॉट ट्रू. क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मुसलमानों से फ्रीली आजकल जो ना फ्रीली जो ना बातचीत वगैरह होते हैं, वो लोग भी ये समझते हैं जो कुछ हो गया तो सही हो गया. एंड उनको देख लिए, वो उनके 5 एकड़ का ज़मीन दिया है एंड वेरी बिग मॉस्क एंड ए वेरी बिग इंस्टीट्यूशन इज़ नाउ कमिंग अप. इट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम दिस प्लेस. तो दैट इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दम. इसी को डेवलप करना चाहिए थे. जो भी वो जगह देखेंगे वो लोग इतना इम्प्रेस हो जाएंगे, वो लोग भी कहेंगे यही अच्छा है. वरना अगर जन वहाँ मिलता, एक पार्ट होता जो जन्मभूमि जन अगर मुसलमानों को मिलता, वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ सकता है. वही मैं जानता हूँ वहाँ का जो हालात क्या है करके. तो ये इट्स ए गुड थिंग, वेरी गुड. अभी एक और हॉट टॉपिक. यस. द्वारका अंडर वाटर आर्कियोलॉजी. यस. क्या हो रहा है एक्चुअली प्रैक्टिकली 2023 में ASI इन्वेस्टिगेट कर रही है? नहीं, इसको जो इन्वेस्टिगेशन प्रोफेसर SR राव साहब थे. ही वॉज एन एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जी. उसके बाद जो ना इन्होंने ये इसमें नेशनल ओशियोनोग्राफिक डिपार्टमेंट ये है वहाँ NIO नेशनल ओशियोनोग्राफिक में जाके जो ना उन्होंने इसके एक मैरीटाइम आर्कियोलॉजी का एक ब्रांच शुरू किया. देन ही हैड कंडक्टेड सर्टेन एक्सकवेशंस एट दिस वन द्वारका जी. तो उसमें उनको जो ना जो पहले जो हम लोग इतिहास में जो कहते थे जो द्वारका, जो कृष्ण का जो द्वारका का, उसके कुछ पोर्शंस आइडेंटिफाई किया है. एंड ही हैज़ ऑल्सो गॉट सर्टेन एंकर्स फ्रॉम देयर जो उस ज़माने में यूज़ किया करता था. उसका डेटिंग उन्होंने ऑलमोस्ट किया है 1400 BC. दैट इज़ ऑलमोस्ट तो महाभारत पीरियड का है. Okay. महाभारत पीरियड का भी जो डेटिंग एक आर्कियोलॉजिस्ट से अगर आप पूछेंगे विथ ऑल द करेक्शन इट इज़ वुड बी 1400 1500 BC का है. एंड लगभग वही पीरियड द्वारका का भी है. Okay. क्या रिसर्च हुआ है महाभारत पर? मतलब महाभारत के पीरियड का जो एक्सकवेशन जो किया था वो प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने किया था. जो हस्तिनापुर का जो एक्सकवेशन है वो एक्सकवेशन में वहाँ वायु पुराण में एक
प्रलय के बारे में तस्करा है। तो उन्होंने जब एक्सकवेशन करके वो प्रलय की जो ये था लाइंस थे, वो लाइंस उनको मिला। एंड ही वायु पुराण में इन्होंने कहा था ये एक बहुत बड़ा प्रलय हुआ है, दैट इज आफ्टर दिस पीरियड, आफ्टर महाभारत युद्ध में जो ये लोग जीत गया, पांडवास जीत गया, कौरवास हार के, उसके बाद हु शुड बी द किंग। तो सब लोगों ने कहा कि हमें तो खैर तो किरीट नहीं चाहिए, किंगशिप नहीं चाहिए, लेकिन इट इज़ योर ड्यूटी ऑल्सो दैट यू आर ए क्षत्रिय, इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो टू रूल द कंट्री। तो आखिर में सब ने कहा कि हम में सबसे छोटा आदमी है वो बनेंगे। सबसे छोटा कौन था? दैट वाज परीक्षित। परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के बेटे। तो ये रेफरेंस में वायु पुराण में ये कहा है कि उनकी परीक्षित के एक जनरेशन जब रूल कर रहे थे हस्तिनापुर, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रलय आ गया, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। उसके बाद यहाँ से लोग माइग्रेट करके गया कौशाम्बी। कहाँ? कौशाम्बी आजकल का इलाहाबाद। अच्छा, ओके। तो उसका रेफरेंस ये फिर यहाँ एक्सकवेशन किया उन्होंने, तब उनको एक पोट्री मिला उस पीरियड में, जिसको हम लोग कहते हैं PGW, पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं। वो थोड़ा सा ग्रेवेयर में होगा, ग्रे कलर होगा, उसमें थोड़ा सा पेंटिंग्स भी है, तो इसलिए PGW कहते हैं। और ये पोट्री सबसे नीचे का पोर्शन जो ऑल एसोसिएटेड प्लेस, जैसे हस्तिनापुर हो गया और कुरुक्षेत्र हो गया, उसके बाद 5 जगह थे, इंद्रप्रस्थ, तिलपत, बागपत, सोनीपत, इन सारी जगह जो महाभारत से एसोसिएटेड है, उन सब जगह से सबसे नीचे का एरिया से ये पोट्री मिला, तो इसलिए उसको महाभारत पोट्री कहते हैं। ओके। तो उसी बेसिस पे इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया। ये वहाँ उस पीरियड है 1400-1500 BC। दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर B.B. लाल। अकॉर्डिंग टू एविडेंस, इट्स अकॉर्डिंग, प्योरली अकॉर्डिंग टू एविडेंस। साइंटिफिकली स्पीकिंग आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी ये मानती है कि 1400 BC के आसपास महाभारत युद्ध हुआ होगा। महाभारत पीरियड हुआ है। ओके, हुआ है। हुआ है। कुरुक्षेत्र में डिगिंग हुई है। कुरुक्षेत्र में भी एक्सकवेशन हुआ है। कुरुक्षेत्र में भी, वहाँ पर भी इसी तरीके से जो कल्चरल जो सीक्वेंस जो मिला है, बिल्कुल इसी तरीके से है। पर वेपन्स मिले, हथियार मिले वहाँ? हथियार बहुत ज़्यादा हथियार नहीं मिला। हस्तिनापुर के अलावा यहाँ अहिच्छत्र में खुदाई किया था। ओके। एंड मथुरा में किया था। मथुरा कृष्ण के बहुत किया। तो इन सारी जगह पे जो कल्चरल सीक्वेंस जो मिल रहा है, इट इज़ द सेम काइंड ऑफ सीक्वेंस। इसी वजह से, एविडेंस की वजह से उन्होंने कहा। कल्चरल सीक्वेंस मतलब जिस तरह के पॉट्स होते थे, जिस तरह का आर्किटेक्चर होता था 1400-1500 में, मोस्टली ऐसी जगहों में। आर्किटेक्चर उस पीरियड में बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। हम लोग कहते हैं उसको वैटलैंड डॉब। क्या? वैटलैंड डॉब ज़्यादा इसके बैम्बू से मकान बनाएंगे, उसके दोनों साइड में मिट्टी से बना देंगे। ओके। तो उसको कहते हैं वैटलैंड डॉब कहते हैं। वो बहुत बड़ा शहर जो जिस तरीके का वर्णन मिलते थे, उस तरीके का वर्णन जन्म वाले शहर बहुत कम मिला है। इसलिए मुझे ऐसे पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्योंकि हिस्ट्री भी इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है कि कॉन्वर्सेशन से ही आप और ज़्यादा जान सकते हो हिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे लोगों से महाभारत के बारे में पूछा शो पर, हर कोई अलग जवाब देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं 3000 BC के आसपास का फेज है महाभारत का। आई डोंट नो, पर जब मैं आर्कियोलॉजिस्ट से बात करता हूँ, ये पेंटेड ग्रेवेयर की बातें होती है। वो असल में वो जो बताया वायु पुराण का, जी, वो वायु पुराण का जो रेफरेंस है वो बहुत सही प्रोफेसर लाल साहब ने निकाला था। उसमें कहते हैं तस्मीन नगरे नागस्वाखे त्युक्तार निजक्षु नगरम कौशाम्बेयम सनिवत्सायदे। So I mean, when Nijakshu was ruling, Nijakshu was 8th from the generation of Parishit. वाओ। तो वो जब रूल कर रहे थे, तस्मीन नगरे नागस्वाहे त्युक्तार निजक्षु, सो बिकॉज ऑफ दैट निजक्षु ही अबैंडन द सिटी। वो बिल्कुल छोड़ के नगरम कौशाम्बेयम सनिवत्सायदे, he went to Kaushambi and Professor Lal could excavate the same kind of pottery in continuation of it.
there at Koshambi also. हमने प्रलय की बात करी. प्रलय मतलब बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ फ्लडिंग. Yeah, some sort of flooding. Yeah. ठीक है. और प्रलय और फ्लडिंग ना होते रहते हैं दुनिया की होते हिस्ट्री रहते में. हैं. Yeah, chain of. यूजुअली मीटियोर स्ट्राइक्स की वजह से. It is mostly because of the climatic changes जो ना ये होता है. मतलब जो लोग ग्लोबल वार्मिंग की बातें आज कर रहे हैं, डेफिनेटली पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहता है ग्लोबल वार्मिंग में. सही. पर अर्थ के नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग और Natural ग्लोबल जो भी कूलिंग है. फेजेस होते रहते हैं. There are 4 seasons, वर्म, गुंज, मिंडल करके जो ना 4 क्लाइमेटिक जो ना बहुत बड़ा ये हुआ है. मतलब आप एक बहुत मैक्रो टाइम स्केल पर बात कर रहे yes. 4 सीजन अगर आपने कहा तो लोग एक साल के पीरियड में सोचेंगे, पर आप 1000 years, thousands of years के बाद. जियोलॉजिकल टाइम में बात कर रहे हैं. कभी ये हम आर्कियोलॉजिकल टाइम में बात करें, कभी जियोलॉजिकल टाइम हो जाते हैं. आपका इंटरेस्ट है जियोलॉजिकल टाइमलाइंस में? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन नर्सरी हमको पढ़ना पड़ता है इसको. क्यों? आपको पूरा जो ना इसको जो ना समझने के लिए पूरा दुनिया को आपको समझना है. क्योंकि सीजनल चेंजेस के बारे में एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे मैंने कहा एस्ट्रोलोपैथिक, स्पीथिक, एंथ्रोपोस, ये सब जो ना समझने के लिए, और कैसे एक एक्सटिंक्ट हुआ, कैसे दूसरा जो वेगनर का थियरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस. जी. सो यू हैव टू स्टडी. एक ओवरऑल आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. देन फिर आपको माइक्रो स्टडी कीजिए. पता है जैसे महाभारत में आई थिंक द स्टोरी इज कि गांधारी ने कृष्ण भगवान को एक श्राप दिया था कि आपकी पूरी डायनेस्टी इवेंचुअली मिट जाएगी, द्वारका पानी के नीचे आ जाएगा. और फिर साइंटिफिकली स्पीकिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग फ्लडिंग हो गई वहाँ. यस. पर द्वारका जो अभी पानी के भीतर है, वहाँ एक्सप्लोरेशन हुई है? लाल साहब ने किया, सॉरी प्रोफेसर एस.आर. राव ने किया था. मेरा सवाल ये है कि आज की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट बेसिकली द्वारका और वो जो तमिलनाडु के बाहर एरिया है, ये पुंपुहार कहते हैं, इन दोनों जगहों में ज्यादा एक्सप्लोरेशन के पैसे क्यों नहीं दे रही एएसआई को? या इज इट नॉट एएसआई's डोमेन? नहीं, ऐसा ही जो पहले जो काम करते थे वो एस.आर. राव साहब जो ही वाज एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. लेकिन जो उन्होंने एक्सकेवेशन किया था दैट वाज नेशनल, इसमें ये था NIO करके गोवा में एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से किया था. अब रिसर्च क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए. वो ऐसा होल जो ना आर्कियोलॉजी को ही वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं. बीजेपी गवर्नमेंट जो ना बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई. ये आपका क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट? यस, माय दिस वन. ओके. पर बदलाव ला सकते हैं? बदलाव ला सकते हैं. यू हैव टू हैव सर्टेन फर्टाइल माइंड्स. ओके, बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा. कितने पैसे लगेंगे द्वारका को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए? एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन के लिए आपको जो ना बहुत ज़्यादा कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं हो. तो हर साल जो ना अगर आप जो ने 5 करोड़ भी दे दिया है, कुछ भी नहीं है. तो आपको जो ना उसको टीम बना के इन सब चीज़ों के लिए आदमी को लगाना चाहिए. तो कम से कम आपको पता हो जाएगी है या नहीं. इंटरनेट की क्राउड फंडिंग से भी हो सकता है. यस, फंडिंग से भी हो सकता है, लेकिन जो है ना उसमें इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत है. ओके. डियर स्मृति ईरानी, डियर मुकेश अंबानी. सही. नहीं, इन सब असल में फिर भी जो है यू नीड टू हैव ए गवर्नमेंट बैकिंग फॉर ऑल दिस थिंग. जी. तो वो बहुत ज़रूरी है. आई डोंट थिंक गवर्नमेंट बैकिंग मिलना इतना मुश्किल होगा इस मिशन के लिए. But I might be wrong. At least ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे सकता था. पर लोग ट्राई कर रहे हैं ASI में, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ASI के जो ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनसे जो ना आप जो ना जो भी गवर्नमेंट कहेंगे उसी तरीके से मूव करेंगे. इट इज द गवर्नमेंट लीडरशिप हु शुड कम फॉरवर्ड. ब्यूरोक्रेसी का फॉल्ट है यहाँ? ब्यूरोक्रेसी का फॉल्ट नहीं है, पॉलिटिशियन का फॉल्ट है. क्योंकि दे आर द ट्रू डिसीजन मेकर्स. ये दे आर द असली डिसीजन मेकर्स. ओके. उनको इन सब चीज़ों, जैसे मैंने कहा जगमोहन जी के एग्जाम्पल दिया. जी. मैन हु वाज पूरी की पूरा जो ना ऑर्गेनाइजेशन को ही गैल्वनाइज्ड द होल एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए व्हिच इज लैकिंग नाउ. ऑल वी कैन डू इज क्रिएट पॉडकास्ट. यस, पॉडकास्ट. यस, वेव क्रिएट हो जाएगा. यस, एक वेव क्रिएट हो जाएंगे लोग जो ना. एटलीस्ट यू कैन ट्रिगर पीपल. जब ट्रिगर करेंगे
ये कहीं ना कहीं जो है ना इसका ये रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ओके, एक आखिरी सवाल है आपके लिए, केके। कैन आई कॉल यू केके सर? हाँ हाँ करे। ओके, थोड़ा जी आप बहुत ज्यादा सीनियर हो। नहीं, बहुत सारे लोग जो ना मुझे के कहते थे, के साहब कहते थे। ओके सर, आई लाइक इट। ओके केके सर, वन लास्ट क्वेश्चन। आपने कहा कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री को भी स्टडी करते हो, स्पेसिफिकली कोई एस्पेक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का जिसके बारे में आपको जानकर बहुत एक्साइटमेंट फील हुई है और जो हर भारतीय को भी जानना चाहिए? यस, आई मीन जो डिस्कवरी हुआ है 15th सेंचुरी में, डिस्कवरी, एक तो वास्को डी गामा इंडिया आ रहे हैं इंडिया के लिए। हाँ जी। एंड देन अमेरिका डिस्कवर करने के लिए जो ना कोलंबस जा रहे हैं। उसी टाइम में बहुत सारे जो ना लोग हैं डिफरेंट पार्ट जो ना डिस्कवर करने के लिए जा रहे हैं। हम क्यों नहीं गया? मतलब भारत के लोग भारत ढूंढते हुए जो ना लोग आ रहे हैं पूरा दुनिया से। उस फेज में कौन रूल कर रहा था मोस्टली भारत को? भारत को तो मुगल्स थे और उनके ये 14th सेंचुरी में जो ना सैयद सन लोदीस थे। और उसके बाद जो ना जब ये आए तो इसमें वास्को डी गामा जब आए तो इंडिया में, दैट वाज इन 1498, सैयद लोदीस थे यहाँ। मैं एक थियरी सुनाऊं आपको? ये बस थियरी है, ठीक है? अगर आप किसी अमेरिकन को मिलोगे ना, एवरेज अमेरिकन, अच्छा, वो दुनिया में ट्रैवल नहीं करते, वो सिर्फ अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, क्योंकि अमेरिका में सब कुछ है आज। अच्छा, हम उस वक्त के अमेरिका थे। शायद ये एक थियरी हो सकती है कि सब कुछ था भारत में तब, इसलिए जाने की जरूरत तो नहीं था। वी हैड ये जो ना आई मीन कुछ चीजें थे हमारे पास, जो ना इलायची थे हमारे पास, जो ना कुछ और जो ना जो स्पाइसेस थे जी। इसके अलावा बाकी आई मीन ऑफ कोर्स आई मीन वी आर एक्सपोर्टिंग सर्टेन थिंग्स, ये सब था, मतलब पैसे। लेकिन पूरा दुनिया जो ना that was, I mean, they were going to different, they were not only coming to India, they were going to Indonesia also, they were going to Malaysia also, they were going to China also. मतलब यूरोप की बात कर रहा हूँ। यूरोप की बात कर रहा हूँ। हमको भी जाना चाहिए था। ये एक काइंड ऑफ हमारे पास सब कुछ था, तो इसलिए जो ना देखने के लिए लोग आया करते थे। दैट इज ए सिंबल दिस वन। हमारे पास जो ना वो एंटरप्राइजिंग जो होना चाहिए था, वो डायनामिज्म हमारे पास नहीं था, बट इन अदर कंट्रीज दे हैड इट। वो डायनामिज्म की वजह से जो ना उन लोगों ने पहले कॉलोनाइज किया, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1748-46 में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, वो पूरे दुनिया को फिर जो ना चेंज कर दिया। तो वो एंटरप्राइज हम लोगों को होना चाहिए था, लेकिन हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये हो गया, हम जो ना समुद्र में ट्रैवल नहीं करते थे, एक्सेप्ट छोड़ा जो सदर्न इंडिया का किंग्स को छोड़ के समुद्र में ट्रैवल करना ही जो ना रिलीजियसली मना था। हिंदू कुश को पार करना जो ना रिलीजियसली मना था। इसलिए हम जो ना दूसरे दुनिया में जाके कॉलोनाइज नहीं किया। तो दैट वाज ए ग्रेट ड्रॉबैक। एंड देन द कास्ट सिस्टम आल्सो, कास्ट सिस्टम को ने भी हम लोगों ने पीछे कर दिया। बहुत सारे डिवाइड एंड रूल सोसाइटी को डिवाइड एंड रूल हो गया। ये किसी और ने नहीं किया, हमने खुद किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये ऐसे पॉइंट्स ना लोग अक्सर आजकल बात नहीं करते, कि डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हर कोई ये कहता कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। yes, yes. कोई ये नहीं कहता कि वो सोने की चिड़िया मरी कैसे। सही कुछ वजह तो होगी। बिल्कुल। मतलब हम इन्वेड डेफिनेटली हुए, पर हम ये वाले इन्वेजन से पहले भी काफी बार इन्वेड हो चुके थे। ये हो चुके थे, तभी तो फाइट बैक कर सकते थे। फाइट बैक कर सकते थे। कुछ तो हुआ। हम लोग बाहर नहीं जाते थे, हिंदू कुछ बाहर नहीं जाते थे। एक बहुत ह्यूमन लेवल पर शायद घमंड, एरोगेंस भी एक, तो ये कास्ट सिस्टम ने भी जो ना ओनली राजपूत कुड फाइट, बाकी लोग जो ना फाइट नहीं करते थे। दैट वाज अनदर। लेकिन बाकी कंट्रीज में ऐसे नहीं थे, वहां तो हर एक आदमी जो ना तलवार लेते थे। सो दिस एंड देन दिस हर्डल्स, आप समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, आप हिंदू कुश पार नहीं कर सकते। ऑल दिस वेयर डिफरेंट रीजंस। आई मीन बहुत सारे रीजंस होंगे, लेकिन उसमें से कुछ ये भी है। लेकिन ये हम लोग ओपनली डिस्कस, हमारी गलतियां जो ना हम ओपनली डिस्कस नहीं करते।
हमारी कमियों को हाईलाइट नहीं करते। आप काफी ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल हो सर, मतलब आपकी थिंकिंग काफी ज्यादा बिजनेसमैन की तरह है, ये मुझे पता चल रहा है। पता नहीं, लेकिन ये है कि हमको जो ना कुछ प्लस पॉइंट्स हमारे पास थे। हाँ जी। एंड वी आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, और कुछ माइनस पॉइंट्स भी है, तो वो दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 100% सर। आई होप कि आज के जमाने में एटलीस्ट यूथ इस तरह के इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत कुछ जाने, इसलिए आज का पॉडकास्ट हमने हिंदी में किया, ना कि इंग्लिश में। अच्छा, ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले। यस यस यस, आई होप इसे एक्सेप्ट, ये जो ना रीचेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, मैंने वही देखा है कि जो ना हिंदी में है तो बहुत सारे लोग देखते हैं एंड इन्वॉल्व। मेरा ये मानना है कि अगर देश में एक्चुअली आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है, हिंदी में बात करें। के सर, थैंक यू। यही था आज का पॉडकास्ट। आपके जाने से पहले आजियो टीम से और टीआरएस टीम से एक गिफ्ट है आपके लिए। अरे वाह, थोड़ी भारी गिफ्ट है, ध्यान से। भारी गिफ्ट मत दीजिए। भारी गिफ्ट है तो फिर तो आपको भेजना पड़ेगा। नहीं, आप बस हाथ लगाइए इसे। अच्छा। दिस इज फॉर यू। नहीं, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आपने देश के लिए भी बहुत कुछ किया, तो इस गिफ्ट में मटेरियल गिफ्ट्स है, बट हमारा प्यार भी भरा है। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। के सर, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, एंजॉयड इट। ओके, आई एम ग्लैड। या बिल्कुल, आई एम ग्लैड। आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस है, जितनी भी लर्निंग्स है, अगले 5-10 सालों में इंटरनेट को जाननी चाहिए। बिल्कुल। 2 घंटे बात करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई ओनली स्क्रैच द सर्फेस। मुझसे 5% निकाला है आपसे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आस्किंग यू द रिमेनिंग 95%। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि आप क्या नई चीजें सीखोगे अगले 5-10 साल में, बिकॉज आई गेट अ वेरी स्टूडेंट मेंटालिटी फ्रॉम यू। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू। अरे वाह, ठीक है। थैंक यू अगेन सर। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। Just enjoyed a lot. This is a good medium for us also. Yes. क्योंकि हमारे पुराने जमाने के जो लोग जो ने ये सब कर नहीं पाए, तो we are also on the fading side, लेकिन फिर भी जो ना कुछ चीजें जो ना आपने जो ना निकाल दिया है, that is great, and we are also equally thankful to you. Honored sir. Hope to see you again soon. Sure. Thank you, KK sir. Thank you. Sure. तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। पहले तो हमें ये बताइए कि आपको इस जॉनरा में और कौन से गेस्ट को देखने हैं। हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां आप सिर्फ कॉन्वर्सेशन के थ्रू ज्यादा जान सकते हो, ज्यादा सीख सकते हो। तो प्लीज हमें गेस्ट रिकमेंडेशंस भेजते रहिए। भाई, आज का जो पॉडकास्ट है वो एंड हो चुका है, लेकिन इस पॉडकास्ट के एंड पे आते आते जो 2 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, एक द्वारका और एक राम मंदिर के बारे में, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर राम मंदिर की हिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि भाई जब वहाँ पर जो है काम हुआ, वहाँ पर जो है जब खुदाई जो है की गई, तो वहाँ से नीचे से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिससे ये साफ जाहिर होता था कि भाई यहाँ पर किसी ज़माने में जो है मंदिर हुआ करता था और उसे जो है गिरा कर यहाँ पर जो है मस्जिद बनाई गई थी। तो मेरा ख्याल है कि भाई ये जब उस टाइम हुआ था तब ही एक बहुत गलत चीज़ जो है हुई थी, और टाइम के साथ साथ जो है लोगों को जब ये चीज़ रियलाइज़ होना शुरू हुई, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें उसी टाइम जो है, यानी कि 1992 से पहले जो है वो चीज़ हैंड ओवर कर देनी चाहिए थी। मुझे भी ये लगता है कि देखो, एक टाइम पर जो गलती हुई थी, बहुत अच्छा एक मौका था उसको सुधारने का, उसका प्रायश्चित करने का। सो मुझे लगता है कि खुद ही मुस्लिम कम्युनिटी को चाहिए था, जैसे कि के मोहम्मद सर ने बोला भी कि बीच में से काफ़ी सारे मुस्लिम जो थे वो विलिंग भी थे, लेकिन जो एक पॉलिटिक्स और एक एजेंडा चलाना, उस बेस पर जैसे लोगों को मैनिपुलेट किया गया। बट हाँ, एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी कि चलो फाइनली अब आकर अगर लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट पता है क्या, मेरा अपना एक नज़रिया ये है कि देखो, जब हमने ऊपर वाले की इबादत करनी होती है ना, तो उस चीज़ को हम लोगों को ना इतना वो नहीं लेना चाहिए कि जिस तरह से मतलब मस्जिद बनी हुई। अब जो मैंने डिसीजन जिसके बारे में कि आई थिंक मस्जिद के लिए भी अलग से एक जगह दी गई है, तो मस्जिद तो ऑलरेडी भी तो है ना। मुझे लगता है कि अगर मतलब सिर्फ खाली जैसे मंदिर वहाँ पर रहने दिया जाता और अगर मस्जिद की जगह नहीं भी मिलती तो भी मुझे लगता है कि कोई इशू नहीं होना। हालांकि जब ये डिसीजन आया था तो मुझे इसी तरह याद है कि टीवी पर यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे डिस्कस किया गया था, लेकिन उसके अलावा भी जो लोगों
ने जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि एक बहुत बैलेंस जो है वो डिसीजन दिया गया है। बिल्कुल है। हाँ। बट मैं ये एक बात बोल रही हूँ कि अगर मतलब हमारी एक मेंटालिटी इस तरह की होनी चाहिए कि अगर मस्जिद के लिए जगह नहीं भी मिलती ना तो भी मुझे लगता है, क्योंकि वहां पर जितनी भी अगर आप देखो कि खुदाई करने के बाद जो भी चीजें मिली और बिल्कुल। इनफैक्ट जो हम बोलें कि राइटिंग में जो चीजें वहां पर मिली बिल्कुल। तो उसके बाद और क्या सबूत चाहिए था। तो मुझे लगता है कि मतलब एक इंसान को ना खुद भी इस तरह का होना चाहिए कि आपकी अपनी सोच भी इस तरह की होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें आपकी ज़्यादा एक रिस्पेक्ट होती है और एक हार्मनी आपकी ज़्यादा बनती है। देखें क्या नाम लेते हैं, जैसे के सर ने बीच में जो है कहा कि जो मुसलमान जो थे वहाँ के थे वो मान गए थे कि भाई दे देनी चाहिए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि भाई जो मौके से फ़ायदे उठाने वाले लोग होते हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आते हैं। ये मैं तब की बात नहीं करूँगा, अगर आज के टाइम में भी देखा जाए तो आपकी छोटे छोटे वर्ड्स को मैनिपुलेट करके, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को मैनिपुलेट करके फ़ायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग अभी भी दुनिया में मौजूद हैं, जो कि एक बंदे का नहीं बल्कि लाखों लोगों का जो है वो दिमाग चुटकियों में जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो उस टाइम पे भी अगर आप देखा जाए तो वो सेम वही चीज़ जो है आपको नज़र आ रही थी कि भाई से अपनी एक सियासत चमकाने के लिए, अपने आप को एक हाईलाइट या आप लाइमलाइट में रहने के लिए जो है चीज़ों को उठाया गया। और बहुत सारे हाँ फिर वही बात है, दिमाग इस तरह के होते हैं भाई जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, जितने मर्जी समझदार हों, लेकिन जो है ना कहीं आकर आप उन पे एक क्वेश्चन मार्क या एक फुल स्टॉप ज़रूर लगा देते हैं। वेल मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की वजह से ही हम लोग देख रहे हैं कि पुराने टाइम से किस तरीके से एक रिलीजन कार्ड खेल कर तो अभी तक लोग पागल बन रहे हैं। मतलब बिल्कुल बन रहे हैं। और ये खाली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। मैं ये बात कह रही कि अभी देखो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है, बट उसके बावजूद लोग आजकल के टाइम में भी सेम वही चीज़ें जो है वो रिपीट कर रहे हैं, बस आपके आप बोलो टैक्टिक्स डिफरेंट हो गए हैं। हाँ। एनीवे आगे बढ़ते हैं। द्वारका के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मुझे सीरियसली खुद भी बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी होती है, लाइक क्योंकि जो आप देखते हो और पढ़ते हो ना कहीं पर आप रियल में भी वो चीज़ देखना चाहते हो कि मतलब उस टाइम पर क्या हुआ होगा, किस तरह से हुआ होगा, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मतलब अब दिखती हैं उस तरीके से। अब गवर्नमेंट फंडिंग करती है नहीं करती, उसकी क्या रीज़न है नहीं रीज़न वो तो हम लोगों को नहीं पता, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी जगहों पर ऐसी मतलब चीज़ों की और ज़्यादा जानकारी जो है वो निकाले, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ लगती है जो के मोहम्मद सर का हम लोगों ने जितना भी कंप्लीट पॉडकास्ट देखा है कि आप इन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद ये चाहूँगी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसको भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी साइड पर आए, क्योंकि एक तो मैं इस चीज़ पर आऊँगी कि लोग पढ़े लिखेंगे तो उनका जो जानने और नज़रिया देखने का नज़रिया वो चेंज होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं पर हमें ना जब जैसे जैसे हम लोग पुरानी चीज़ें मौजम उनके बारे में जानते हैं, हमारे में एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि चीज़ें कि उस टाइम पर लोग कैसे रहते थे, क्या होता था, उनके रिचुअल्स क्या थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था। तो मुझे लगता है कि आपका दिमाग और ज़्यादा खुलता है। मेरा ख्याल है कि साथ साथ जो है ना इंसानों को नॉलेज देना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाली एक जगह जो है वो आपने ज़मीन के नीचे से निकाली खोद कर जो है प्रिजर्व कर दिया और वो सिर्फ लोगों के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाती है, बजाय इसके कि आप उसके बारे में जान सकें। क्योंकि मैंने भाई ये चीज़ खुद जो है एक्सपीरियंस की हुई है कि फॉर एग्जांपल हम जब लाहौर फोर्ट जाते हैं, ठीक है ना, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है ना उसे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट समझ के जो है वो जाती है और बस घूम फिर के जो है वापस आ जाती है। ओनली 1% लोग जो है वो उसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो देखते होंगे, उसके बारे में सोचते होंगे कि हाँ भाई इस फोर्ट का, इस जगह का जो है एक हिस्ट्री क्या रही हुई है। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना चीज़ों की जो है वो प्रिजर्व करने के साथ साथ जो है उस जगह के बारे में नॉलेज देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई इस जगह की अहमियत क्या रही हुई है और आज के टाइम में अगर ये है तो आप इससे क्या कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि लिटरली हम शाही के लिए जब जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाहौर में एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन जो है उससे माना जाता है, अब वहाँ जाते हैं घूमते फिरते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा, कभी ये नहीं सोचा होगा कि भाई जो यहाँ पे लोग रह कर गए हुए हैं उनका अंदाज़े ज़िंदगी क्या था। मतलब वही बात तुम कर रहे हो जो के सर ने नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए बोला, बिल्कुल उसका एक इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री जो है वो बतानी चाहिए लोगों को, इंपॉर्टेंस ऐसा एक सेशन बीच में होना चाहिए। बट मुझे लगता है उसके साथ साथ और भी बड़े तरीके हो सकते हैं, जैसे हम
लोग देखते हैं कि डांसिंग फाउंटेन्स हो या फिर आप लेजर शो कर सकते हो, हाँ, उसमें बिल्कुल, history बहुत मतलब कुछ थोड़ा कर सकते हैं, attraction बिल्कुल। बनाने के लिए, ताकि आजकल की जो युवा है उसको कैसे हम लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में बता सकें। बाकी मुझे के सर की बात बहुत अच्छी लगी कि हमें वाकई में मतलब मुझे ना, हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉडकास्ट सुने हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे हिस्टोरियन को भी सुना है, उसमें हम लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट को भी सुना है, बट मुझे इनका जो पक्ष है ना बड़ा डिफरेंट लगा है। मतलब जो इनका नैरेटिव रहा है इनकी डिस्कशन में, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि जैसे एक बाकी में बात उन्होंने की, इससे पहले मैंने कभी नहीं सोची थी, मुझे मौदम के बारे में नहीं पता, बट ये बात जानने वाली कि हम लोग क्यों नहीं कभी यहाँ से, हमारे जो एंसेस्टर्स है वो यहाँ से क्यों नहीं निकले। हाँ। ठीक है, उन्होंने क्यों नहीं एक्सप्लोर किया, हालांकि पैसा हो तो आप एक्सप्लोर फिर भी करते हो, आप दुनिया घूमते हो तब भी, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। तो ये वाकई में एक जानने वाली बात है। बिल्कुल है, मे भी बहुत कम तादाद में जो है इस तरह के हो जो इस खित्ते से दूसरे खित्ते में जो है वो गए हों, लेकिन मोस्टली अगर देखें भी तो आपको जो है यहाँ से जो है अंग्रेज़ राज आने के बाद ही पता चलता है कि भाई लोग यहाँ से मूव ऑन करना जो है वो ज़्यादा शुरू हुए थे। उससे पहले यही हमेशा खुशहाली सुना में है, नहीं, मतलब वो गए। हाँ, उससे पहले यही सुना कि ज़्यादातर जो है आपको साउथ ईस्ट एशिया जो है उस साइड पर जो है लोग मूव ऑन करते हुए दिखाई दिए, या यहाँ पर जो है बाहर से लोग जो है वो आए तो उन्होंने जो है यहाँ पर इन्वेजन वगैरह की, ये चीज़ें ज़्यादा जो है वो देखने को मैंने ये मिलती देखा है, हैं। जो लोग निकले हैं अपनी अपनी जगहों से ट्रैवल करते आए हैं, वो लोग मतलब जो इन्वेडर्स हैं, आप देखो वो कहाँ से निकले हो और वो इन्वेजन्स करते करते एक पॉइंट तक पहुंचे। कुछ इन्वेडर्स की अगर बात करें, जैसे अगर तर्किश की बात करें या से पहले आने वाले की बात करें, तो उन्हें तो हिंदुस्तान का आइडिया कहीं ना कहीं था, लेकिन उससे पहले की यूरोपियंस की बात करें तो मेरा ख्याल है कि शायद उन्हें नहीं था, उन्होंने शायद डिस्कवर आप कह लें किया था। मेरा पॉइंट यही है हाँ। कि आप जब अपनी जगह से निकले, अपने कंफर्ट हाँ। जोन से बाहर निकले, तो ही आपको और दुनिया के बारे में आइडिया हुआ ना। खैर ये मेरा ये पॉइंट था। और दूसरा जो कास्ट सिस्टम को लेकर हम लोगों ने एक मिनट पहले भी डिस्कस किया था कि पहले जो है उस मतलब रिमेंबर के इन्वेडर्स के आने से पहले भी क्या कास्ट सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था। और हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने हम लोगों को ये बात बोली थी कि हाँ, उससे पहले भी कहीं ना कहीं पर कास्ट सिस्टम जो है वो देखने को मिलना शुरू हो गया था, इस वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो होना शुरू हो गई थी। मैं ये बात सोचती हूँ कि मतलब ये कास्ट सिस्टम मुझे नहीं समझ में आती कि किस टाइम पर जो है वो शुरू हुआ होगा और क्यों लोगों ने स्टार्ट किया होगा। मतलब वो लोगों में कौन सी एक ईगो आई होगी जिसकी वजह से वो अपने आप को बढ़तर और दूसरों को कमतर समझना शुरू होंगे। लेकिन आज के टाइम में मुझे लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आज के टाइम में भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत गलत बात है। सही बात क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी का ना स्वाभिमान यहाँ पर कुचल रहे हो, अगर किसी को आप अपने से कमतर समझ रहे हो। यानी कि आप जो है टैलेंट को नीचे कर रहे हैं। हाँ। और आप जो है ऐसे लोग जो वहाँ पे नहीं पहुँचने चाहिए वो भी ऊपर आ रहे हैं। नहीं, मैं उस सेंस में नहीं बात करी, बट मौसम अगर हम किसी को बात कर रहे हैं, मतलब किसी से अगर बात कर रहे हैं और हम उसको उस स्वाभिमान से उसको वो मतलब वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं पर तो वो अपने आप को डाउन फील करेगा ना। या अगर वो हमारे घर में आते हैं और हम उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं करते तो भी वो डाउन फील करेगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो कि अभी इंडिया में ये मतलब कितने % ऐसी चीज़ें हैं या नहीं है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो मतलब शहरों की ज़िंदगी है उनसे बाहर निकलकर अगर हम लोग रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम्स कितनी फेस करने को मिलती है। क्योंकि आई एम श्योर कि शहरों की ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग जो वो आपस में बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब बिजी रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी ओपिनियन दीजिएगा और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।